प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे कि अभिकोपकों के दायित्व का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। जनता द्वारा अंशों के लिए पूर्ण अभिधान प्राप्त न हो तो अभिकोपकों को अंश क्रय करने होते हैं। ये हमने पिछले टर्न पर देखा था। और ऐसी दशा में उन्हें कितने अंश लेने होंगे, इस दायित्व का निर्धारण ही अभिकोपकों का दायित्व कहलाता है। और यह दायित्व अनुबंध की शर्तों एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। और इस संदर्भ में दो परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिसमें पहली है केवल एक अभिगोपक होने पर और दूसरी है एक से अधिक अभिगोपक होने पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक अभिगोपक होने पर अभिगोपकों का दायित्व, अंडरराइटर्स का दायित्व किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। केवल एक अभिगोपक होने पर पूर्ण अभिगोपन की दशा में उसे शेष जो अंश हैं उसे लेने होते हैं। यदि फर्म अभिगोपन वाले अंश अभिगोपन अनुबंध में शामिल न हो तो ऐसे शेष अंशों के अतिरिक्त फर्म अभिगोपन वाले अंश भी लेने होंगे। और आंशिक अभिगोपन की दशा में यह माना जाएगा कि कुल अभिधान में से अभिगोपकों द्वारा उतने ही अंशों के लिए अभिधान प्राप्त हुआ है जिस अनुपात में उन्हें अभिगोपन अनुबंध किया है, और उन्हें उसी प्रकार से शेष अंश उन्हें लेने होंगे। और यदि एक से अधिक अभिगोपक हैं तो इस दिशा में प्रत्येक अभिगोपक अपने आवेदन पर अपनी सील या मोहर लगा देता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि किस अभिगोपक द्वारा कितने अंशों के लिए आवेदन किया गया है। और ऐसे आवेदन पत्रों को चिन्हित आवेदन पत्र कहते हैं। और यदि किसी आवेदन पर ऐसी मोहर अथवा चिन्ह न हो तो उसे अचिन्हित आवेदन पत्र कहते हैं। किस अभिगोपक का दायित्व कितना है, यह किस प्रकार से निश्चित किया जाता है, ये हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है सकल दायित्व या ग्रॉस लायबिलिटी। सर्वप्रथम एक तालिका के द्वारा सभी अभिगोपक के नाम और उसके अनुबंध के अनुसार अभिगोपित अंशों की संख्या अलग अलग हम कॉलम में लिख देते हैं, और अंतिम स्तंभ में जो अंतिम कॉलम में जो टोटल अंश है वो लिख दिए जाते हैं। उसके बाद चिन्हित अंशों को घटाया जाता है। सकल दायित्व में से प्रत्येक अभिगोपक द्वारा प्राप्त किए गए चिन्हित अंशों को अर्थात अभिगोपन के नाम से जारी अंश को घटा दिया जाता है। यदि कोई भी अचिन्हित आवेदन पत्र न हो तो शेष अंश अभिगोपकों का दायित्व कहा जाएगा, परंतु अचिन्हित अंशों की दिशा में ऐसे अंशों का लाभ सभी अभिगोपकों को दिया जाता है। अब इस नेक्स्ट स्टेप पे अचिन्हित अंशों को घटाया जाता है। यह अनुबंध में स्पष्ट दिया होता है कि अचिन्हित अंशों का लाभ सबको समान या किसी विशेष अनुपात में दिया जाएगा, तो उसी अनुपात में अचिन्हित अंशों को घटा देना चाहिए। यदि प्रश्न में इस संबंध में कोई भी सूचना नहीं है तो अचिन्हित अंशों का सकल दायित्व के जो अचिन्हित अंशों का जो है सकल दायित्व है उसके अनुपात में घटाया जाएगा। यदि किसी अभिगोपक के चिन्हित अंश सकल दायित्व से अधिक हों तो उसे ऐसे अचिन्हित अंशों का लाभ नहीं दिया जाएगा। चौथा है कि फर्म अभिगोपित अंशों को चिन्हित अथवा अचिन्हित करना। यदि फर्म अभिगोपन की दशा में अभिगोपक स्वयं के द्वारा आवेदित अंशों को चिन्हित कर देते हैं, परंतु कंपनी यह तय कर सकती है कि अभिगोपकों को जो फर्म अभिगोपन के साथ साथ अपना दायित्व पूरा करने के लिए इन अंशों को शामिल करने से अभिगोपकों को दोहरा लाभ मिल रहा है, अतः उन्हें चिन्हित अंश मानकर दायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसके विपरीत उन्हें अचिन्हित अंश मानकर उनका शुद्ध दायित्व निर्धारित किया जा सकता है। और अगर ऋणात्मक शेष है तो उसकी दशा में यदि चिन्हित एवं अचिन्हित अंशों को घटाने के बाद अभिगोपकों का दायित्व ऋणात्मक आता है तो उसके ऋणात्मक शेष के बराबर शेष अंश अभिगोपकों में अनुबंध की शर्तों के अनुसार घटा दिए जाते हैं। और इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख होने पर न होने पर ऋणात्मक शेष के बराबर अंश दूसरे अभिगोपकों के दायित्व में से सकल दायित्व के अनुपात में घटाई जाएंगी। नेक्स्ट है पुनः ऋणात्मक शेष की दशा में यदि एक बार ऋणात्मक शेष का लाभ देने के पश्चात किसी अभिगोपक के शेष अंश ऋणात्मक हो जाते हैं तो ये जो हमने भी प्रक्रिया देखी थी उसे पुनः दोहराया जाएगा। और यदि अंत में एक ही अभिगोपक का शेष धनात्मक रह जाए तो सारे ऋणात्मक अंशों का लाभ ऐसे अभिगोपक को दिया जाएगा। और शुद्ध लायबिलिटी अंत में शेष जो प्रत्येक शेष अंश है प्रत्येक अभिगोपक का
शुद्ध दायित्व होता है। फर्म अभिगोपित अंशों को जोड़ना। यदि फर्म अभिगोपन के अंश अभिगोपित अंशों के अतिरिक्त लेने का अनुबंध हो तो अंत में फर्म अभिगोपन वाले अंश को जोड़ दिया जाएगा और तत्पश्चात प्राप्त अंश ही अभिगोपकों का कुल दायित्व होता है। अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन, जिससे ये आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये हमें प्रैक्टिकली करना है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 1,00,000 अंश जनता में 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। इन अंशों के 80% भाग के लिए बेस्ट अंडरराइटर्स लिमिटेड ने अभिगोपन किया। जनता ने 80,000 अंशों के लिए अभिदान किया है। आप अग्र में से प्रत्येक दशा में अभिगोपक का दायित्व एवं कमीशन ज्ञात कीजिए यदि उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा स्वीकृत कमीशन देना है। पहला है यदि अभिगोपक ने कोई भी फर्म अभिगोपन नहीं किया है। दूसरा है यदि अभिगोपक ने उपरोक्त के अतिरिक्त 5,000 अंशों के लिए फर्म अभिगोपन किया है। और तीसरा यदि अभिगोपन अनुबंध में 5,000 अंश फर्म अभिगोपन के शामिल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि अभिगोपक ने कोई भी फर्म अभिगोपन नहीं किया है तो ये इसमें ग्रॉस लायबिलिटी या इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 80% भाग के लिए बेस्ट अंडरराइटर्स लिमिटेड ने अभिगोपन किया है। तो हम ग्रॉस लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? कुल शेयर्स हैं 1,00,000, उसका 80% होगा 80,000 शेयर्स। और जो शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक ने कितना किया है? 80%। जनता ने 80% अंशों के लिए अभिदान किया, ये दिया हुआ है। यानी कुल अंशों में से 1,00,000 अंशों में से 80% के लिए अभिदान किया है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे 80,000 का 80% यानी 64,000। यानी कुल जो 80,000 शेयर्स हैं वही उसमें से ही माना जाएगा कि उसका 80% जनता द्वारा दिया गया है। तो 80,000 में से 64,000 माइनस करने के बाद 16,000 की अंडरराइटर्स की रहेगी लायबिलिटी। तो इस प्रकार से यदि कोई फर्म अंडर राइटिंग नहीं है तो अभिगोपकों का दायित्व होगा 16,000। और यदि दूसरी स्थिति में अंडरराइटर्स ने उपरोक्त के अतिरिक्त 5,000 अंशों के लिए फर्म अभिगोपन किया है तो उस स्थिति में किस प्रकार से नेट लायबिलिटी निकालेंगे कि 80% 1,00,000 माइनस किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए कि 1,00,000 तो टोटल शेयर्स हैं, उसमें से 80,000 फर्म अभिगोपन के थे, 80,000 अंशों के लिए अभिदान किया गया है और उसमें से 5,000 अंश फर्म अभिगोपन के हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 5,000 अंशों के लिए फर्म अभिगोपन किया है। तो टोटल 80,000 में प्लस 5,000 ये तो इशू हो गए हैं और 1,00,000 में से माइनस कर देंगे। 1,00,000 में से 85,000 माइनस करने के पश्चात बचता है 15,000। 15,000 का 80% होगा 12,000। तो 12,000 शेयर्स तो उसकी नेट लायबिलिटी है। इसके अलावा जो 5,000 शेयर्स के लिए उन्होंने अंडर राइटिंग किया है वो या फर्म अभिगोपन किया है वो 12,000 प्लस 5,000 17,000 फर्म अंडर राइटर के वो उनकी ग्रॉस लायबिलिटी होगी। और लास्ट में यदि उन्होंने उस एग्रीमेंट में 5,000 अंश इंक्लूड हैं तो उस स्थिति में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 1,00,000 में से पहले 80,000 माइनस करेंगे। 1,00,000 में से 80,000 माइनस किया तो 20,000, उसका 80% निकाल लिया जाएगा। ऊपर वाले में हमने क्योंकि उसमें शामिल नहीं थे तो 80,000 प्लस 5,000 माइनस किया था 1,00,000 में से। यहाँ पे पहले 1,00,000 में से 80,000 माइनस किया जाएगा 20,000, 20,000 में से 5,000 माइनस किया जाएगा 15,000। 15,000 का 80% वो इसकी लायबिलिटी होगी प्लस 5,000 जो फर्म अंडर राइटिंग के हैं, तो 16,000 शेयर्स की उसकी लायबिलिटी होगी। और इन सभी कंडीशन में जो कमीशन होगा वो होगा 80,000 शेयर्स के लिए 11 रुपये की दर से 8,80,000 है उसका 5% 44,000 इसका कमीशन होगा। तो इसको एक बार आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम लायबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, जैसे सेकंड कंडीशन में ये दिया हुआ है कि अभिगोपकों ने उपरोक्त के अतिरिक्त 5,000 अंशों के लिए फर्म अभिगोपन किया है। और तीसरी स्थिति में है अभिगोपन अनुबंध में 5,000 अंश फर्म अभिगोपन में शामिल हैं। दूसरी और तीसरी कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान अंतर से समझना होगा क्योंकि यही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ऊपर दूसरी कंडीशन में है फर्म अभिगोपन के अतिरिक्त 5,000 जो अंश हैं वो अतिरिक्त हैं, जबकि थर्ड में
उसमें ही शामिल हैं। तो जब अतिरिक्त होते हैं तो सेकंड स्थिति के अंदर हम 80,000 में प्लस 5,000 जोड़कर 1 लाख में से माइनस करते हैं, और जब उसमें शामिल होते हैं तो हम 1 लाख में से पहले 80,000 का निकालते हैं 80% और उसमें से 5,000 माइनस करते हैं। तो ये आप अंतर करके पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।